नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोकप्रिय कार्यक्रम सप्ताह की बात लेकर प्रस्तुत हैं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं पूरे सप्ताह की देश और दुनिया की घटनाओं पर। उस पर हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार। वे अपने अपने तरीके से घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि किस घटना का क्या प्रभाव पड़ा है, पड़ने वाला है, आने वाला लोगों का जीवन किस तरह से संकटग्रस्त होने वाला है या लोगों को क्या फायदा होने वाला है। आज भी हम इस चर्चा में पूरे सप्ताह की घटनाओं पर बात करेंगे। हम सबसे पहले डॉक्टर सलीम खान के पास पहुंचते हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, बंबई में अपनी लेखनी के जरिए तमाम मुद्दों को छूते हैं। दिल्ली का चुनाव है, उसके अलावा एन बीरेन सिंह का इस्तीफा है, उसके बाद नए चुनाव है, नए मुख्यमंत्री का चुनाव जाना है। ये तमाम घटनाएं हैं। बताएं सलीम खान जी, आप पूरे सप्ताह की घटनाओं के बारे में किस तरह से देखते हैं? सलीम खान जी। शुक्रिया मंत्री जी। जैसा कि आपने कहा, इस सप्ताह की जो दो सबसे बड़ी घटनाएं हैं उनमें से एक दिल्ली का चुनाव है और दूसरा जो है वो बीरेन सिंह का इस्तीफा है। तो इसी बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली के चुनाव के बारे में हम लोगों को ये अपेक्षा थी कि बीजेपी हारेगी और हम लोग खुशी मनाएंगे, लेकिन हमारी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। दिल्ली के चुनाव को जरा सा जज्बात से हटके हमको समझना चाहिए कि दिल्ली में हुआ क्या। देखिए, दिल्ली में जब 1993 में 1993 में जब बनी थी दिल्ली की असेंबली दोबारा, तो बीजेपी को तकरीबन 43% वोट मिल गए थे और कांग्रेस को 34%। लेकिन उसके बाद 3 चुनाव में कंटिन्यूअस 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस ने 48% और 40%, यानी 2 मर्तबा 48% और 1 मर्तबा 40% वोट हासिल किए। और बीजेपी जो है वो 34, 35, 36 के बीच में रही और इस तरह से शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। उसके बाद 2013 में हमारे केजरीवाल साहब आते हैं, उन्होंने 30% वोट लिए। बीजेपी का वोट 33% वैसा का वैसा ही रहा। कांग्रेस घट के 25 से नीचे आ गई, यानी 24.6। इसी तरह से 2015 में ये हमारे केजरीवाल 54 पे पहुंच गए और बीजेपी फिर भी 32 पे रही और कांग्रेस घट के 9.7 पे आई। 2020 में केजरीवाल ने अपना 53.6 पे अपना परसेंटेज रखा और बीजेपी 32 से बढ़ के 38 पे गई और कांग्रेस जो है वो 9.7 से 4.3 पर आ गई। ये है जो बैकग्राउंड जिसको कि हमको सामने रखना चाहिए। अब एक और फैक्टर है जिसको कि हमको तवज्जो देनी चाहिए, वो ये कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता था लोकसभा का, तो 7 की 7 सीट 2014 में, 2019 में और अभी 2024 में बीजेपी के पास चली गई, 7 की 7। और जब विधानसभा का चुनाव होता था तो जैसा आपने बताया 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी, 70 में से 63 सीट आम आदमी पार्टी, यानी बीजेपी गायब हो जाती थी। तो ये जो फर्क है कि लोकसभा में सब की सब लोग बीजेपी की तरफ और विधानसभा में सब की सब आम आदमी पार्टी की तरफ, ये क्यों होता था, ये असल में सोचने वाली बात है। ये जब समझ में आ जाएगी तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। होता यह था कि जो बीजेपी का 30 से 35% के बीच का जो आंकड़ा है, जो फिक्स रहा है, यानी 1998 से लेके अभी तक, वो विधानसभा में और लोकसभा दोनों जगह रहता था। और दिल्ली में 20% फ्लोटिंग वोट है। वो 20% फ्लोटिंग वोट लोकसभा के टाइम बीजेपी की तरफ चला जाता था
और विधानसभा के टाइम आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाता था। तो जब वो बीजेपी की तरफ जाता था लोकसभा में तो उसके 50% से ज्यादा हो जाते थे और बीजेपी क्लीन स्वीप कर देती थी। जब यहां आ जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ तो आम आदमी पार्टी का जो है वो 50% से ज्यादा हो जाता था और फिर ये क्लीन स्वीप करती थी। तो ये जो खेल चल रहा था इस मर्तबा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि जो 20% लोकसभा के में गया वो 20% वापस आम आदमी पार्टी को नहीं आया, बल्कि उसमें से 10% आया और 10% रह गया। तो जो 10% बीजेपी के पास रह गया उसकी वजह से बीजेपी जो है वो 45 पे चली गई और आम आदमी पार्टी जो है वो 53 से घट के 43 पे आ गई। कुल 2% से कम का फर्क है, लेकिन सीट में इतना बड़ा फर्क आ गया कि एक को 48 और एक को 22। तो इस तरह से ये चुनाव हुआ और इस तरह से आम आदमी पार्टी जो है ये चुनाव हार गई और बीजेपी जो है ये चुनाव जीत गई। तो ये जो शिफ्टिंग है जिस तरह से मुख्तलिफ वजूहात से, मतलब इलेक्शन के में पैसे बांट के या प्रशासन का उपयोग करके या मोदी जी की जो है वो कोशिशों से, मेहनतों से, प्रयत्नों से 10% वोट जो बीजेपी रोकने में कामयाब हुई उसने उसको कामयाब किया और 2% का फायदा कांग्रेस को भी हो गया, 2-2.5% का। तो ये चीज हुई है दिल्ली में और इसकी वजह से बीजेपी को एक जबरदस्त, लेकिन इसका जो सांकेतिक इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। यानी बीजेपी में जो मायूसी थी 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद, वो महाराष्ट्र में जीतने के बाद, हरियाणा में जीतने के बाद और अब दिल्ली में जीतने के बाद वो मायूसी दूर हो गई और वो लोग एकदम से जोश में आ गए और ये मामला खत्म हो गया कि वो झारखंड में हारे हैं या जम्मू कश्मीर में हारे। तो ये एक बड़ी घटना है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सिलसिले में बहुत सारे लोग चिंतित हैं। तो मैं जो सोचता हूं, पता नहीं मेरी बात कितनी सही है और शायद बहुत सारे लोग मुझसे सहमत ना हो। इंडिया गठबंधन में दो तरह के पार्टनर है, मतलब कांग्रेस है, उसके साथ डीएमके है, उसके साथ समाजवादी पार्टी है, उसके साथ आरजेडी है, उसके साथ हमारी महाराष्ट्र की शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली। तो ये सारी पार्टियां जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे समन्वय से चलती है। लेकिन दो पार्टियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट, यानी बस अपनी हिसाब लाइन पकड़ लेती है। उसमें से एक ममता बनर्जी और दूसरी जो है वो केजरीवाल। तो केजरीवाल जो है वो अपने पार्टनर्स का ख्याल नहीं करते, वो पंजाब में सारी डिक्लेयर कर देते हैं और अड़ जाते हैं कि भाई नहीं, इतनी 10 से कम नहीं होगी तो मैं नहीं लड़ूंगा वगैरह। तो अब अगर वो जीत जाते तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इंडिया गठबंधन में, वो बीच में भी एक बार कोशिश कर चुके थे कि ममता बनर्जी को जो है इंडिया गठबंधन का जो है वो मुखिया बना दिया जाए और इस तरह की कोशिशें, तो इसको थोड़ी ताकत मिलती। लेकिन अब चूंकि वो हार गए हैं तो उनको इंडिया गठबंधन में रहने का फायदा दिखाई देगा और वो शायद इंडिया गठबंधन में ज्यादा डिसिप्लिन्ड अंदाज में रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ऐसा अनुमान है। आखिर में दो बातें मैं बीरेन सिंह के बारे में कहना चाहता हूं, जो मेघालय का मामला है। मेघालय, मणिपुर। देखिए, मणिपुर में जो कुछ हुआ वो इतना खतरनाक है कि मणिपुर में जिस तरह से वो बलात्कार हुआ, जिस तरह से उसकी वीडियो बनी, तो सीएम बोलते हैं कि साहब उसकी तो कोई कंप्लेन ही नहीं आई। उसके बाद में उनकी ऑडियो आई जिसमें उन्होंने उन लोगों को जो कि हथियार लूट के ले गए थे उनसे कहा कि तुमको मैं संभाल लूंगा, तुम लोग थोड़ा सब्र करो और अपने अपने घरों में रहो और सब पुलिस पकड़ने समन आए तो जवाब नहीं देना। यहां तक के एक वीडियो ऑडियो ऐसी भी आई जिसमें कि अमित शाह ये कहते हैं कि अरे बीरेन तुम तो बम मारता है। तो इतना ज्यादा जो है वो अक्षम सीएम था और उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसके लोगों ने हथियार लूट लिए 4,500 और वो लोग उसके जरिए से बहुत सारे इलीगल काम कर रहे हैं और सिचुएशन ऐसी बन गई
कि बातचीत ही नहीं हो सकती। एक दो बार कोशिश की गई, लोग बोले इसके होते हम बात नहीं कर सकते। लेकिन इन सारी कमजोरियों के बावजूद 21 महीने तक बीजेपी ने उसको नहीं हटाया, उसको रखा। मोदी वहां नहीं गए, अमित शाह एक बार जाके आए, उसके बाद नहीं गए। लेकिन और लोग 50-60 हजार लोग कैंपों में बैठे हुए हैं, जो लोग मारे गए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उनका कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन जैसे ही बीजेपी के अंदर कुछ लोगों ने कहा, 10 लोगों ने कहा कि अब हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, 2 सपोर्टिंग पार्टी ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, और कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव डाला, और इस बात की संभावना पैदा हो गई कि वीरेंद्र सिंह की सरकार गिर जाएगी, तो बीजेपी फौरन जाग गई। इससे पता चलता है कि इस पार्टी को लोगों से कोई संवेदना नहीं है, लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार से इसको कोई सहानुभूति नहीं है। ये कुछ भी हो जाए, ये जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। लेकिन जैसे ही इनकी सत्ता जाने लगती है, फौरन जो है ये लोग एक्शन में आ जाते हैं। यही बीरेन्द्र सिंह को अगर जो है वो आज से 20 महीने पहले जब वहां पे दंगा हुआ था हटा दिया जाता, तो ये 21 महीने तक जो लोगों ने यातनाएं सही हैं, वो जो है उनको नहीं सहनी पड़ती। तो ये बहुत ही खराब बात है। कुछ लोग तो यह भी अटकलें लगा रहे हैं कि चूंकि मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, और उनको इस बात का अंदेशा है कि अमेरिका में जो है वो ये मणिपुर का मामला ना उठ जाए और इससे बदनामी ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन 2 बातें अहम हैं, एक तो अविश्वास प्रस्ताव, और दूसरे जो वो उनकी ऑडियो का फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट हमको बंद लिफाफे में दो। तो ये 2 चीजों ने बीजेपी को मजबूर किया, और बहरहाल ये आदमी गया। इसकी वजह से उम्मीद है कि आइंदा जो है वो कुछ शांति का वातावरण होगा, लोगों को एक जगह बुलाया जाएगा, उनको एक जगह बिठाया जाएगा, और कोई ना कोई इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है वो मणिपुर में इसके बाद शांति आएगी, और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ का एक दौरा भी करेंगे, और वहाँ के जो लोग हैं उनके जख्मों पे मरहम भी रखेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से मणिपुर की बड़ी घटना हुई है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से का महत्वपूर्ण राज्य है मणिपुर, और 21 महीने तक दिल्ली की सरकार जिस मणिपुर के बीरेन्द्र सिंह को सहन कर रही थी या उसे बनाए रख रही थी, उसे मजबूरी वश हटाना पड़ा। चाहे सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी हो, चाहे अमेरिका की दबाव की राजनीति हो।